जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th के साइंस की सीरीज में हम लोग पाठ एक केमिस्ट्री के पढ़ रहे थे और उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम हेडिंग पर पहुंचे हैं और इसी एक वीडियो में इस पाठ का संपूर्ण हेडिंग जितनी भी होगी, जितने महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, सबकी चर्चा हम इसी में करेंगे और आपको याद कराते चलेंगे और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में ये चैप्टर खत्म। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पहले हम जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपस में बंधों के जुड़ने या टूटने से उत्पाद का निर्माण होता है, या बोल दे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य बंधों के टूटने और जुड़ने से नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया परिभाषा क्या है? जब, ध्यान से सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयुक्त होकर एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर संयुक्त होकर एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो जो मैं तत्व या यौगिक बोलता हूं उसको आप अभिकारक भी बोल सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बात समझ गई? अगर हम उदाहरण देखें, सुन के याद करिएगा, परिभाषा सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, परिभाषा भी लिखाते चले। चलो हम लिखा देते हैं। जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक जिसे हम बोल सकते हैं अभिकारक, अभिकारक आपस में संयुक्त होकर, आपस में संयुक्त होकर या जुड़कर, आपस में संयुक्त होकर एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल नए उत्पाद का, एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन रिकॉर्ड एकदम बोर्ड एग्जाम में तुम लोग छाप दोगे, जो परिभाषा बता रहा हूं एकदम टॉप ग्रेड का नंबर मिलेंगे। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से हैं संयोजन अभिक्रिया। दो लोगों को मिलना है, एकल नए उत्पाद का निर्माण करना। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के द्वारा जल का निर्माण। अब यहां पर संतुलित कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के द्वारा जल का निर्माण जो कहलाएगा, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि क्यों कहलाएगी? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके एकल नए उत्पाद का निर्माण करेंगे तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। बात समझ आ गई? किसी कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझे हुए चूने में अगर आप जल मिला दो, यानी H2O जल मिला दो तो क्या होगी? बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त हो जाएगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगी। तो यहां पर जो है
दो या दो से अधिक दो यौगिक जो है आपस में क्रिया करके एकल नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो यहां पर भी क्या होगी, बोलो, संयोजन अभिक्रिया होगी। क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। एकदम शानदार तरीके समझ में आया, किसी को नहीं भूलना है। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके या संयुक्त होकर एकल नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो वहां पर संयोजन अभिक्रिया होगी। वहां पर क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के संयोग से जल का निर्माण। बिना बुझे हुए चूने को जल में मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब यहां पर संयोजन अभिक्रिया में एक चीज और पढ़ना है। यहां पर देखो उष्मा निकली हुई है, क्या निकली हुई है, उष्मा निकली हुई है। अब ये टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब इस टॉपिक की हम चर्चा कर दे रहे हैं। पहले ये भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पहलू पर ध्यान देंगे और इसी में से ही बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है, ठीक है। अब हम पढ़ाने वाले हैं इसी के जस्ट उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। सब एक तरफ से लेकर चलेंगे एनसीईआरटी से। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी प्राप्त होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी प्राप्त होती है, उसे हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी, एकदम क्षेप दो, समझ गया ना बात। तो क्या होगी परिभाषा, बोलो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ, उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी निर्गत होती है या उष्मा भी उत्सर्जित होती है, उष्मा भी उत्सर्जित होती है, उष्मा भी उत्सर्जित होती है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया एकदम बोर्ड एग्जाम में छपने वाली चीज मैं बता रहा हूं, ऐसे ही छापना है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अभी जस्ट आपने जो एग्जाम्पल उठाया था उसी एग्जाम्पल को हम पुनः भी उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी उष्मा निर्गत हुई थी, उसमें भी उष्मा निर्गत हुई थी। तो जैसे अभी मैंने कहा था बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, आग को क्या करो, जल में मिला दो यानी जल से क्रिया करा दो, तो आपका बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में उष्मा भी प्राप्त होती। क्या प्राप्त हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको उत्पाद भी बोला, कैल्शियम, नाम भी पढ़ते चलिए, कैल्शियम OH क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है उत्पाद। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम ललकार के मेरी क्लास लेते रहो बस, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है अभिकारक। बाकी H2O को दुनिया जानते हो, लिक्विड फॉर्म में है, जल इसका नाम है H2O, बात समझ आ गई। यहां पर उत्पाद के साथ साथ क्या प्राप्त हुआ है, उष्मा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जित होती हो, तो ऐसी अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक एक शानदार उदाहरण आप लोगों ने लिख लिया। और भी अगर आप उदाहरण पढ़ना चाहें, और भी उदाहरण अगर आप पढ़ना चाहें तो आप प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा अगर हम देखें प्राकृतिक गैस का दहन,
थोड़ा सा मैं राइटिंग मत देखिए, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। तो प्राकृतिक गैस का दहन, जहां भी दहन शब्द आवे वहां ऑक्सीजन से क्रिया करना है। प्राकृतिक गैस मतलब मेथेन गैस की चर्चा हो रही है। इसकी गैस की चर्चा हो रही है, मेथेन गैस की चर्चा हो रही है। प्राकृतिक गैस का मतलब मेथेन गैस। मेथेन दहन का मतलब वहां किसके साथ क्रिया करानी है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ क्रिया करानी है? ऑक्सीजन के साथ। अब सुन लो बेटा, जब प्राकृतिक गैस का हम दहन करेंगे मतलब ऑक्सीजन साथ क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। बात समझना एकदम। तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। चलो मैं डायरेक्ट यहां पर एग्जांपल लिख दे रहा हूं। मीथेन गैस का दहन कराओगे, दहन का मतलब ऑक्सीजन साथ क्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल मिलेगी और साथ में मिलेगी ऊष्मा। क्या मिलेगी? ऊष्मा। अब रही बात इसे संतुलित करने की। अब यहाँ पे संतुलित अगर करो, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, आप 2 ठोक दो, 2 हाइड्रोजन 4 हो गई। यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, कार्बन भी 1, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पर भैया 2 ही 2 4 हो गए ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ठोक दो 2 से गुणा। देखो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 2 4 हो गए ना, 2 यहाँ के 2 यहाँ के। सामने अगर गुणा है मतलब सब तत्व में गुणा है, तो ये जो प्राकृतिक गैस का दहन है ये भी कौन सी अपक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तुरंत आगे बढ़िए, मारिए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए अब एक एग्जांपल और हम चलेंगे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, एक चीज जान लीजिएगा, चावल, गेहूं, आलू आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है। किसमें किसमें? चावल, गेहूं, आलू आदि चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब हम ग्लूकोज का दहन करते हैं, समझ रहे हो बेटा, जब हम ग्लूकोज का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निर्गत होती है या ऊष्मा निर्गत होती है। यह भी कौन सी अपक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। यानी हम क्या करने वाले हैं? ग्लूकोज का दहन करने वाले हैं। किसका दहन करने वाले हैं? ग्लूकोज का दहन करने वाले। ग्लूकोज का दहन के पहले पहले एक चीज जान लेना, आलू हुआ और क्या क्या, शकरकंद हुए और चावल हुए, इन सब में होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से निर्माण होता है ग्लूकोज का। किसका निर्माण होता है? अब उसी ग्लूकोज का जब हम दहन करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा? बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ऊष्मा या ऊर्जा। बस आ गई, सही एकदम। ठीक है, तो क्या करेंगे? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या है भाई साहब? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। इसका आप दहन कर रहे हो मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हो, तो आपका क्या प्राप्त हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है, जल प्राप्त हो रहा है और साथ में लल्ला ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है। संतुलित करते चले। एक चीज जान लेना, किसी भी कोई भी रासायनिक अपक्रिया तभी सही मानी जाती है जब दोनों पक्षों के तत्वों की संख्या समान हो, अर्थात समीकरण जो हो संतुलित हो। समीकरण क्या हो? अगर समीकरण संतुलित नहीं है लल्ला, टूट जाएगा एग्जाम में तुम्हारा कल्ला। समझ रहे हो ना बेटा? वो समीकरण सही मानी ही नहीं जाए। जब तक आप समीकरण को संतुलित नहीं करोगे वो समीकरण सही नहीं मानी जाती है। तो ये भी पहले देख ले संतुलित है कि नहीं है। कार्बन 6 है, यहां पर कार्बन कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहां पर भी हम 6 से क्या करेंगे? गुणा करा देंगे, 6 दूनी 12 हो गया। ऑक्सीजन भी 6 और यहाँ पे 6 दूनी 8 है, यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 12 6 18 है। यहां पर क्या करेंगे भैया? 9 से गुणा करा देंगे, सही हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, 6 से गुणा कराएंगे क्योंकि इधर है ना 6, इधर भाई साहब 6 है, 6 से गुणा करेंगे। कहीं देखते रहना बेटा, 6 दूनी 12 6 18, 6 दूनी 12 6 18, एकदम सही, शानदार एकदम। कोई प्रॉब्लम? अब इसी के साथ हम चिपका देते हैं ऊष्मा शोषक अपक्रिया।
कौन सी अपक्रिया चिपका देते हैं? उष्मा शोषी अपक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। दोबारा पढ़ने की चाहत में मत रहना बेटा, हाँ, इसी क्लास में एकदम कंप्लीट तैयार करना है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या बताना है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित हो। बताइए, हमारा समझना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित हो, उष्मा लगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी माने सोखना, लगना। एकदम बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? चलो पढ़ते हैं। क्या? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान, जिसमें अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित होती हो, उष्मा अवशोषित होती हो या होती है, उसे उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते। जो सोख ले उष्मा शोषी। अब कहो गुरुदेव एग्जाम्पल, इतना आपको दिख रहा है? एग्जाम्पल भैया देखिए, आप लोग एक नाम सुने होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम सुने होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जिन्हें चूना पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। इसी कैल्शियम कार्बोनेट जब उष्मा ग्रहण करती है, क्या ग्रहण करती है? उष्मा। क्या ग्रहण करती है? उष्मा। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करती है। क्या निर्मुक्त करती है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होता है। तो आपके यहाँ पर उष्मा लगी, जिसमें उष्मा लगी, उष्मा अवशोषित हुई, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। शाहजाद बेटा एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई एकदम। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित होती हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित होती हो, ऐसी अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसका शानदार उदाहरण हमने यहाँ पे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट को। इसका रासायनिक नाम भी लिखा करिए बेटा, ताकि याद रहे। कैल्शियम ये है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 बताने की जरूरत है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तीर के पूछे वाले के तरफ पीछे तो होता है अभिकारक, तीर के सम्मुख जो होता है उत्पाद। मैं जो पहले वीडियो में बताया तो सब भी बताते चल रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हो गई स्क्रीनशॉट? हाँ, अब हमारी बात सुनिएगा। अब अगला है वियोजन अभिक्रिया। देखो बेटा, मैं एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूं, अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, एक महीने एग्जाम है। एक महीने में ही पूरी जो है साइंस जो है एकदम शानदार तरीके से खत्म करनी है, हर एक महत्वपूर्ण बिंदु। इसीलिए सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, एक प्रश्न मैं बहुविकल्पी में पूछ लेता हूं, हो सकता आवाज है। इस साग सब्जियों का जो अपघटन होता, विघटन होता है,
साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी। एक देखते हो खदिया गर्म रहता है बटवा, खदिया जब आप भरते हो भैया, किसान यहाँ पर ज्यादा किसान है कि बच्चे हैं, खाद हो जाते खूब गर्म रहता है, गर्म रहे मतलब उसमें तो आप बड़ी गर्मी उसमें रहती है, ठीक है, तो उसमें रिलीज करती है, याद रहेगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना भी ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। बात समझ आ गई? अब हम लोग शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं क्या? वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। बस ये विद्युत विभाग वाले साथ दे दें, विद्युत विभाग वाले अगर धोखा ना दें तो ये क्लास शानदार तरीके से चलती रहेगी और बड़ा ही आनंद आता रहेगा। अब वियोजन, वियोजन मतलब होता है टूटना है। देखो संयोजन मतलब जुड़ना। आप एक परिवार, आपका तुम्हारे ससुरारी वाला एक परिवार, दोनों परिवार मिलकर मिलते हैं, एक परिवार बन जाता है, तो हो गया संयोजन अभिक्रिया। और जब भाई भाई में झगड़ा, वही भौजाई जब आई तो झगड़ा करवा देती है भाइयों के बीच में, तो वही एक परिवार टूट जाता है। दुई भाई रही तो दुई में, तीन भाई रही तीन में, चार भाई रही तो चार में, यही तो वियोजन है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? क्या? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में वियोजित हो जाता है, छोटे छोटे खंडों में वियोजित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए परिभाषा लिखते हैं वियोजन अभिक्रिया की। क्या है वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, अभिकर्मक बोलो या अभिकारक, जिसमें एकल अभिकर्मक वियोजित होकर या टूटकर, वियोजित होकर या टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाता है, छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। हमारी बात सुनिएगा, वियोजित होकर छोटे छोटे उत्पादों में या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। एक ही बात हुई, हमारी बात समझ रहे हैं ना? बदल जाता है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभी आपने शानदार तरीके से एक एग्जाम्पल पढ़ा था ऊष्माशोषी में। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा ग्रहण करके टूटता था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा ना, तो किसके अंतर्गत आएगा? वियोजन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। बात समझ आ गई? एक एग्जाम्पल उसको बता देते हैं। मैंने क्या कहा? जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, ये ऊष्मा ग्रहण करके जो है दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो रहा है, तो ये जो है क्या है? ये है वियोजन अभिक्रिया। क्या है बेटा? बोलो ना।
वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक बहुत और भी बढ़िया एग्जांपल है फेरस सल्फेट का। अगर आप फेरस सल्फेट को गर्म करें तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित होता है। ठीक है, किसको? फेरस सल्फेट को अगर आप वियोजित करें, किसको वियोजित करें? फेरस सल्फेट को। दूसरा एग्जांपल अगर हम पकड़ लेते हैं इसकी, फेरस सल्फेट की, इसी फेरस सल्फेट को जब आप उष्मा प्रदान करोगे तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा। परिभाषा भी तो मैंने यही बताया है, जब एकल अभिकर्मक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है, छोटे छोटे उत्पादों में वियोजित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। एक बात हमारी बात समझ लेना कि संतुलित करना मत भूलना लल्ला, संतुलित करना भूले तो काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, यहां पर 2 से गुणा करें क्योंकि यहां पर आयरन 2 है। जैसे 2 से गुणा करते हैं सारी चीज संतुलित हो जाती है। पूछो कैसे? आयरन 2, आयरन 2, सल्फर 2, एक सल्फर यहां एक सल्फर यहां, ऑक्सीजन हमने कहा अगर सामने है तो उसका यहां पे पूरा गुणा हो जाता है। इसमें ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 4 पहले से है, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 हो गए। यहां पर भी ऑक्सीजन देखेंगे, 2 ऑक्सीजन यहां पे लल्लू लाल, कल्लू लाल 3, 3 2 5, और यहां पे छटंका प्रसाद 5 3 8। देखो, लल्लू लाल 2, कल्लू लाल 3, 3 2 5, छटंका प्रसाद 3, 5 3 8। इधर भी कितने हैं? 4 दूनी 8। समीकरण संतुलित हो गई, और जब समीकरण संतुलित है तो हमारा रिएक्शन भी क्या है? सही। बात समझ आ गई? वियोजन अभिक्रिया एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गई। अब हम लोग चल पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे हैं लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूं कि तेजी से चलना है। अब आपका है इसी वियोजन अभिक्रिया में एक है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, इसका उपयोग समझ लीजिए। वियोजन अभिक्रिया का उपयोग क्या समझ लीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। कहोगे गुरुदेव ये कौन है जमाने में होता? पहले हम लोग जमाने में होता था। रिलिया देखो, रिलिया, उसी पे हम लोग एकदम भूत जैसे दिखाई पड़ते थे। अगर कहीं रील उल मंगाओ ना, पहले कहीं पुराना जमाने वाला हो, फोटो खचाक के खींच ली, इस बार सुखवाते खुआते थे। हमारे बात ना, सुखवाते खुआते तब 2-3 दिन बाद देते थे बना के, या बजे दिन काफी दिन लग जाता था। तो अगर रिलिया हम लोग मांग रहे, चाचा रथ के रिलिया देखते ना, हम कैसे दिखाई, एकदम भूत भूत दिखाई, चुड़ैल दिखाई, एकदम उज्जर उज्जर बरा दिखाई, चेहरा ऐस दिखाई। वो तो जब धो जाए, बढ़िया धो जाए, तब बढ़िया चमकत दमकत दिखाए। बड़ी समझ। उसी श्याम श्वेत फोटोग्राफी की हम चर्चा कर रहे हैं। क्या है श्याम श्वेत फोटोग्राफी? जब सूर्य के प्रकाश में ये श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, कौन? श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। इसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश, समझ रहे भैया? तुम इधर साइड बैठे हो इसलिए थोड़ा सा आपके भी ध्यान दे रहे हैं। जब सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड किसके कैसा हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। या जब प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। किसमें वियोजित हो जाता है? सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। तो यह अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग क्या बोलते हैं कि ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी है। क्या है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी है। बात समझ आ गई? पहले सूर्य के प्रकाश में जब सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग कैसे रंग का हो जाता है? धूसर रंग। या एक प्रकार से कहें, ये सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है ना, इस श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। एकदम शानदार तरीके से समझ आ गए। तो चलिए देखते हैं, हम लिए क्या थे? सिल्वर क्लोराइड, रखे किसमें थे? सूर्य के प्रकाश। कहां रखे थे बच्चा? सूर्य के प्रकाश में। तो क्या बना था? सिल्वर। हे भाई, क्लोरीन है अधातु, अधातु निकलेगी
क्लोरीन क्लोराइड आयन के रूप में तो निकल नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस के रूप में निकलेगी। किसके रूप में निकलेगी? क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर भी 2 संतुलित कर दो, ये हो गया सॉलिड। बात समझ? तो इस अभिक्रिया का उपयोग इसमें करोगे, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करोगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करोगे। समझ में आएगा? श्वेत रंग कैसा हो जाएगा? धूसर रंग का हो जाएगा। समझ गए? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है लल्ला? सिल्वर क्लोराइड। आप कहो गुरुदेव कैसे वियोजन हुआ? अलग हुआ ना भैया, अकेला 2 परिवार में टूटा ना, तो कौन सा होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? इसी सेम टू सेम में सिल्वर ब्रोमाइड भी करता है। कौन करता है? सिल्वर ब्रोमाइड भी करता है सेम टू सेम रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में। लल्लू इसे तोड़ो भैया, 2Ag + Br2 वियोजन अभिक्रिया बोले, या इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। एकदम शानदार तरीके से चीज खत्म हो गई। अब हमने पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इसके साथ मान लीजिए, आ लीजिए विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग इसी के आगे एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी होगी कहीं, ठीक है, वो खोल लीजिए, पहले उसको पढ़ना होगा विस्थापन अभिक्रिया। समझ गया कि नहीं समझ गया? प्राइवेट किताब में भी होगा और वैसे भी होगा। आप उसको खोलिए, कहाँ जाके वैद्युत रासायनिक श्रेणी खोलिए, तब आपको वहां पर समझ में आएगा। मैं पहले थोड़ा समझा देता हूं। क्या पढ़ने वाले हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ए बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे? सुनिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यौगिकों में से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाला? विस्थापन अभिक्रिया। आपको बता दें, कहानी हमको याद आ गई। हम जब MGS पढ़ने गए थे सुल्तानपुर, ठीक है, 11th वहां पढ़ने जब मैं गया, तो वहां पे पंखा बड़ा सा लगा हुआ था, 2 ही पंखे थे। तो पंखे के नीचे में बैठ गया। हमें नहीं पता था वहां पे गुरुजी के लड़के बैठते हैं, ठीक है, आए उठा दिए। अब भाई हम नए नए थे, अनजाने से, हम कम क्रियाशील थे, वो ज्यादा क्रियाशील थे। कहन उठो, हमारा असम के भैया हम हट जा रहे हैं। कहा है? हम कम क्रियाशील, वो अधिक क्रियाशील थे। तो जब अधिक क्रियाशील जो है कम क्रियाशील तत्व को हटाकर, किसमें से? यौगिकों में से स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। वो वहीं आके बैठ गए, स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। याद हो गया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रिया अधिक क्रियाशील तत्व यौगिकों में से, अधिक क्रियाशील तत्व यौगिकों में से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। विस्थापन का मतलब वो खिसका दो है, होता है ना, भीतर बेंची बैठ के खसक 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 के बैठ जाता है। समझ में बात? चलो परिभाषा लिखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यौगिकों में से, यौगिकों में से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर, कम क्रियाशील तत्व को हटाकर
तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। याद होगी भैया, एक नया मन हो, याद हो गया बेटा? क्या? ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यौगिकों में से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी रासायनिक क्रिया विस्थापन क्रिया कहलाती है। बेटा एकदम शानदार लग रहा होगा क्लास, याद हो रहा होगा सब कुछ, ठीक है। अब जब जानदार तरीके से राहुल गुरुजी पढ़ रहे हैं तो जानदार तरीके से आप लोग से सुनते रहिए, बस शानदार तरीके से, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम मारेंगे सीन खचा खत्म, समझ गया ना। अब विस्थापन अभिक्रिया का अगर हम उदाहरण देखें, हाँ विस्थापन में एक चीज समझना होगा, मैंने कहा था वैद्युत रासायनिक श्रेणी जानना होगा, ठीक है। आप लोग खोले भी होंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, ना खोले होंगे तो किताब में खोल लीजिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और उस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखेंगे क्रम होगा तत्वों का, एक क्रम होगा, और पीछे हमें लाइए, ठीक है, क्रम होगा, किताब दीजिए, ठीक है। ये यहां पर है सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी की मैं यहां पर भी आपको चर्चा कर देता हूं, सक्रियता श्रेणी की। कहां भैया, कौन छुआ है भैया? मच्छर महाराज कहां हो भैया? मारे एकदम ब्लॉक कहीं बैठे हैं, यहाँ बैठे, हट जाओ भैया। इसको पढ़ाने से पहले आपको पढ़ाना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी है तो पीछे का, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी, तभी तो जानेंगे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, कम क्रियाशील तत्व कौन है, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में वहां पर बाद में पढ़ाऊंगा डिटेल से, पहले यहाँ पर सिर्फ जान लीजिए, ठीक है। के पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जिंक आयरन, एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, इसके बाद है हाइड्रोजन Cu Hg Ag, लास्ट में है ए। लीजिए बेटा, क्या लीजिए, ठीक है। तो यहां पर के नाका मागे आलू जाने फेक पीबी है, Cu Hg Ag Au, एक हम तुम दोनों को भैया फिर से स्टाइल्स बता देते हैं, इतना तो याद कर लो, के नाका मागे, के नाका मागे, बिना लय का याद कर लो, के नाका मागे आलू जाने, के नाका मागे आलू जाने, फेक पीबी, फेंकी चीज पीबी, एक बाद हाइड्रोजन, एक बार कहते ना ज्यादा करना लड़की जाते रहे दूसरे चले सी यू, वो ज्यादा एकदम सी यू बाय बाय टाटा, है तो ये कहे हैं सी यू यज्जी, है एक बार क्या कहिए, लड़कियां जो होती है पदवियों का नंबर नाम नहीं लेती हैं, कहीं ए जी आवा, कहते नहीं ए जी ए यू आवा, ए जी सिल्वर, आवा से यही जान लो ए यू गोल्ड हो गया, तो क्रम याद करना होगा। अच्छा मेन मुद्दे पे आते हैं, याद हो गया, के नाका मांगे आलू जाने, फेक पीबी, फेक पीबी, इसके बाद हाइड्रोजन सी यू एच जी ए जी आवा ए यू, समझा बात, ठीक है। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व है सोडियम, ओ सॉरी पोटेशियम, कैसे पोटेशियम होता है, पोटेशियम जो है ज्यादा क्रियाशील तत्व है, ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व नीचे वाले क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, ऊपर वाला नीचे वाले क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, मेरा समझ गए, ज्यादा क्रियाशील तत्व है, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ए, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे।
सुनो बात, किसी को समझे? एयू गोल्ड है भैया, एजी क्या है? सिल्वर चांदी। आजकल तो चांदी का भाव भैया सोने से ज्यादा हो गया है, चांदी बड़ा महंगा होता जा रहा है भाई, समझ में बात? अब हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। किस पे आ जाते हैं? अभिक्रिया पर, विस्थापन अभिक्रिया पे। यही मुद्दा है, ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाले क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, कभी कभार दे देता है, इसे डायरेक्ट दे देता है, तो उसमें लिख देना कि अभिक्रिया ही संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कम क्रियाशील वाला अधिक को हटा नहीं सकता, कई बार उल्टा दे देगा, अधिक क्रियाशील वाला रहेगा कोई यौगिक, ठीक है, कम वाले से क्रिया करानी, लिख देना ये अभिक्रिया ही संभव नहीं। कहे कहाँ है? तो बोल देना भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कम क्रियाशील तत्व यौगिक में से अधिक क्रियाशील को नहीं हटा सकता, हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को हटाता है, बलवान कमजोर को हटाता है। बात समझ में आ गया ना? हाँ, तो आइए अब इसको हम हटा दें या किनारे रहने दें, हटा देते हैं, अब तो इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए भैया, जिसको ना स्क्रीनशॉट वाले, तब एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है? चलिए अगला ही इसी में ले लेते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। अच्छा, अब अधिक क्रियाशील तत्व वाला हमें पढ़ना है। जैसे आप क्या करो, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दो, इसको लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दो। जब कॉपर सल्फेट विलयन में डाल देते हैं, जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है ना, वो मलिन पड़ जाता है, गंधौरा पड़ जाता है। काहे? इसी कारण से हमने क्या कहा, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दो, तो उसका जो नीला रंग है वो मलिन पड़ जाता है। काहे? काहे कि Fe कॉपर को कर देता है प्रतिस्थापित। जा बेटा कॉपर, हाँ आजा बेटा आयरन। कैसे प्रतिस्थापित करेगा? देखो ऐसे, आयरन भैया कहाँ है? यहाँ है। कॉपर भैया कहाँ है? यहाँ है। बड़कवा के आयरन, छोटकवा के कॉपर, खेदे के आयरन, भागे के कॉपर, भागे के कॉपर, यही खातिर आयरनवा कॉपरवा के खेद देते। ले बेटा, समझ आई बात? किसी कोई दिक्कत? एकदम स्पष्ट समझ में आदर्श भाई? बड़े मुस्किया रहे हो, समझ में आ रहा है अरुण? हाँ चलो देखो आगे, यानी ए भाई साहब इनको कहेंगे जा बेटा, निकल गए, निकल गए ना बेटा। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गई? समझ में आ गई बात? किसी कोई दिक्कत है? इसी से जुड़ा मैं एक और अभिक्रिया बताता हूँ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। गुरु जी विस्थापन प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन में एक एक करके प्रतिस्थापित करते हैं। लगे हाथ में उसको भी लपेट देता हूं ताकि अंतर आपको समझ में आता रहे। समझ में आए? जैसे इसका एक और एग्जांपल पकड़ ले, एक और एग्जांपल ले, तब बताते हैं प्रतिस्थापन। जैसे हम ले लेते हैं जिंक, जिंक यानी जस्ता, जस्ते को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं फिर वही काम होगा। जस्ते को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, इसके कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो क्या होगा? जिंकवा इसको खेदेगा कि नहीं खेदेगा? खेदेगा, पक्का। आओ देख लेते हैं खेदेगा कि नहीं खेदेगा। बताओ जिंक कहाँ है भाई साहब? यहाँ ऊपर है, कॉपर नीचे है, इसके बाद ये ऊपर है, फिर ये नीचे है, सबसे नीचे, ठीक है। तो जिंकवा कॉपर को खेद देगा ना, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में क्या है? जिंक ऊपर है और कॉपर कहाँ है? नीचे है, खेदेगा। चलो खेदे, यहाँ पे खेद दो, ये बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर बेटा हो गया निकल। ये हो गया विस्थापन। और एक चीज मत भूलिएगा बेटा, बार बार मैं कहता हूँ, समीकरण देख लो संतुलित है कि नहीं है। ऊपर वाला देखो आयरन डबल, ठीक ठीक ठीक, सब सही है, ठीक सही। अच्छा एक बात आपको मन में होगा, मैं बता देता हूँ, कोई भी तत्व किसी तत्व से तभी क्रिया करता है जब उसके आयन बराबर हो। अगर आयन बराबर नहीं है तो आयन बराबर करो भैया। कोई भी तत्व किसी अन्य तत्व से तभी क्रिया करता है जब उसके आयन
बराबर हो। अगर आयन बराबर नहीं है अभिक्रिया नहीं होगी। अगर नहीं बराबर है तो बराबर करिए। हालांकि यहां पे बराबर है, एक बार मैं दिखा देता हूं कैसे। आयरन पर भैया परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करा था। एक ही फेरसव बनवत है और एक ही बनाता है फेरिक। कम आयन अस लगता है, ज्यादा आयन इक लगता है। इसी तरह से कॉपर Cu प्लस क्यू प्लस और ये डबल प्लस क्यू प्री, एक प्लस क्यू प्लस डबल प्लस क्यू प्री। इसी तरह से अगर हम मरकरी का देखें, मर्क्यूरस, और ये क्या है, मर्क्यूरिक आयन। ये मर्क्यूरस आयन है, क्या है, मर्क्यूरिक है। ये क्यूप्रस है, ये क्यूप्रिक है, ये फेरस है, ये फेरिक है। कम आयन में अस लगता है, ज्यादा आयन रहेगा तो इक लगता है। याद करने का ट्रिक पूछो कैसे। आ पहले आता है, बाद में ई आता है। आ ई आ पहले आता है, मतलब अस पहले लगेगा जब कम आयन रहेगा तब। ई बाद में आता है जब ज्यादा आयन रहेगा, क्या लगेगा, ई लगेगा, यानी इक। यहां पर भी मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, यहां पर भी आयरन डबल प्लस के रूप में होगा, ठीक है। वो कॉपर सल्फेट भी डबल प्लस के रूप में होगा, सल्फट भी डबल प्रिडाइन के रूप में होगी, रपटिंगो, एभागिंगो, क्या बनाएंगो, फेरस सल्फेट बनाएंगो। समझ में आई बात, के भागिन, कॉपर भागिन, समझिए ना। अब कहोगे गुरुदेव कॉपर कहे अकेले लिख दिए, अभी तभी क्लोरीनवा था आपने Cl2 लिखा, कपरवा है कहे कप अकेले उसे भगा दी, उहुक जुड़वम भगाए होते। ए बेटा कॉपर धातु है, एकल परमाणु का है। कैसा है, एकल परमाणु का है। क्लोरीनवा अधातु है, द्विपरमाणु का है। बतिया समझे बेटा। हाँ, धातु जो होता है क्या होता है, एकल परमाणु होता है, अकेले भाग सकता है बोरिया बिस्तर समेट के, टिक 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 टिक। लेकिन क्लोरीनवा क्या है, अधातु है, और अधातु अधिकांशता क्या होते हैं, द्विपरमाणु होते हैं। वो दुकेल लेके भागे। समझ गए ना भैया। कोई किसी का संशय, ये पैसे का नहीं होना चाहिए कि कितना शानदार क्लास अगर चल रही है, शंका रत्ती भर नहीं होना चाहिए। राहुल सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो अपने अंदाज में, अगर शंका हो रही है, संदेह हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, हमें कमी है भाई, हमें दिक्कत है। अगर संदेह नहीं है तो मजा आ रहा होगा आप लोगों को, एकदम क्लियर आ रहा है। चलिए इन सबको हटा दें। चलिए ये भाई साहब गए, ये भाई साहब यहां से हटाओ। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि विस्थापन क्रिया आपको समझ में आई होगी। अब हम इसी में एक लगे अपने एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया। एक एक करके स्थापित करो, एक एक करके हटाओ, ठीक है। आगे चल के हो सकता हो कहीं पे मिले, लेकिन यहां पे मैं पढ़ा दे रहा हूं। प्रतिस्थापन द्विविस्थापन अलग है, प्रतिस्थापन क्रिया। क्या हुआ प्रतीक जी, भूख लग गई क्या बेटा, है डंडा रूपी प्रसाद लाएं। जब किसी यौगिक में से एक एक परमाणु को प्रतिस्थापित किया जाए तो वहां पर वो अपक्रिया कहलाएगी प्रतिस्थापन अपक्रिया। यहां पे नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी हेतु बता दे रहा हूं। जैसे मेथेन का क्लोरीनीकरण कराओ आप सूर्य के प्रकाश में या सूर्य के धुंधले प्रकाश में, सूर्य के धुंधले प्रकाश। इसकी बात सुनिए। लड़कैया में हम लोगों की दोस्ती किससे होती थी, जो रुपये लेके आओ थे कक्षा कक्षा 1 2 3 में, जो रुपये लेके आओ थे वही पीछे पीछे लड़के रहा थे। अब गुण टिप जाए, सिवरन खरीदी,
हाजमोला खरीदी, हमरो हिस्सा लागी। और रोज तब तक ओकरे के लगे रहे, पीछे पीछे रही है जब तक हाजमोला खत्म ना हो जाए। हालांकि कही है हे हम तू हाजमोला देता, हम तो गट्टा और चूरा दे, हम तू टाफी खियाऊ, हम तो ढोड़ी का ढोंडा खियाऊ। एक हाथ से दे है, एक हाथ से ले है, और तब तक दे है ले है जब तक हाजमोला खत्म ना हो जाए। तब तक प्रतिस्थापित करत रही है जब तक हाइड्रोजन में एकदम स्वाहा न हो जाए। बतिए हमार समझा। हाँ, तो ये का काम करी है, जब मेथेन गैस की क्लोरीनीकरण कराई जाए, ठीक है, मेथेन गैस का क्लोरीनीकरण कराया जाता है। ये कहता है बेटा एक हाइड्रोजन दो हमको, एक कहता है बेटा लो एक हाइड्रोजन, लेकिन एक क्लोरीन हमको दो। एक हाइड्रोजन इसको देता है और एक क्लोरीन ले लेता है और एक हाइड्रोजन इधर दे देता है। अभी आप एसी नाम पढ़ाएंगे तब इसका एसी नाम, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। मेथिल साधारण नाम ना लिखे, आईपीएसी नाम लिखते हैं। आईपीएसी नाम होगा इसका क्लोरोमेथेन। आईपीएसी नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। साधारण नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। यह सीएल बताने की जरूरत नहीं है। यह सीएल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह सीएल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बन गए आपके CH3Cl। अब फिर जुट गए, ये बच गए हाजमोला की खत्म, फिर क्लोरीन जुट गया, फिर कहता है ए बेटा हाजमोला दियो, ढोड़ी डंडा दियो, फिर से देता है वही सूर्य के धुंधले प्रकाश में। सूर्य के धुंधले प्रकाश में है, फिर से दे दिया तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाए, CH2। अब क्लोरीन में अच्छी बढ़ जाएगा, CH2Cl2, फिर एक हाइड्रोजन दे दिए, लेकर निकल लियो। अब इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमेथेन, आईपीसी नाम। हाइलो एल्केन के नाम से इसका पढ़ा जाता है। आईपीसी नाम क्या होता है? हाइलो एल्केन। हाइलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लोरो का हाइलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आईपीसी नाम में पढ़ाएंगे, घबराइए बच्चों, चिंता मत करिएगा। हाँ, यहाँ थोड़ा चटनी थोड़ा थोड़ा दिए रहेंगे तो ये तो रहेगा हाँ कानों में पड़ा है कोई चीज। इसका नाम क्या हो गया? डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, और साधारण नाम क्या हो गया? मेथिलीन डाइक्लोराइड। मेथिलीन डाइक्लोराइड। मेथिलीन डाइक्लोराइड। फिर से मेथिलीन डाइक्लोराइड को उठाओ, CH2Cl2, फिर क्लोरीन बेटा आ गए, फिर सूर्य के धुंधले प्रकाश में। अब की बार नहीं लिख रहा हूं, लिख लेना। तो फिर से ये क्या करेगा? CHCl3, एक हाइड्रोजन कम हो गया, क्लोरीन एक बढ़ गया, या Cl। इसका आईपीसी नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। 3 क्लोरीन हो गया, क्या हो गया? ट्राइक्लोरोमेथेन। आईपीसी नाम और साधारण नाम है क्लोरोफार्म। साधारण नाम क्या है? क्लोरोफार्म। एक पिक्चर देखे होगा गोविंदा वाला, हाँ, साधु बाबा बनता है, ट्रेनियों वाले में कथा सुना के लूट लेता है। हाँ, वो तो कुछ सुलगा के ले लेता है, लेकिन एक रुमाल वाला, ये क्लोरोफार्म छिड़क लो, हाँ, अब बढ़िया से नकीब दाबे रहो, कुछ देर बाद बेहोश हो जाओगे, और ज्यादा देर तक लगाए रहो तो राम प्यारी हो जाओगे। समझे ना? क्लोरोफार्म का उपयोग पहले चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता था, सुन्न करने में, बेहोश करने में किया जाता था। इसका काम क्लोरोफार्म का, लेकिन ये नुकसानदेह होता है, और ज्यादा देर तक सुखा देने से वो व्यक्ति का हो जाता था? बोलो, राम प्यारी हो जाता था। समझे ना? ये वही है क्लोरोफार्म, CHCl3। ठीक है, अब आगे देखेंगे, उनको उठाइए। CHCl3 कहाँ गए बच्चा? कहाँ है ये मच्छर महाराज? अब इसी क्लोरोफार्म फिर से क्लोरीन से क्रिया करायो, तो फिर से अब लाइक बीत गया, अब पूरा कार्ब हाइड्रोजन खत्म,
समीकरण बनब खत्म, रासायनिक अभिक्रिया हो खत्म। एक नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। आप इसी नाम सुने, जरूरत पड़ी वहां पढ़ाएंगे सब सारी चीजें, मेथेन भी, ये सब चीजें। एक नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। आप इसी नाम, टेट्रा मतलब 4, टेट्राक्लोरोमेथेन साधारण नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। साधारण नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हो गया प्रतिस्थापन। एक एक प्रतिस्थापित है, बात समझ में? एकदम सामान्य, कुछ करना नहीं है। मेथेन गैस क्लोरीन साथ लेते जाओ देते जाओ, जब खत्म हाइड्रोजन कहानी खत्म। आप लोग स्क्रीन शॉट मारिए, फिर हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया को शानदार तरीके से चलते। ठीक है, क्लियर? चलिए थोड़ा सा हम भी थोड़ा पानी ग्रहण कर लें, जल ग्रहण कर लें, गला सूख रहा है। अब मैं पढ़ाने वाला हूं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ाने वाला हूं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाने से पहले राजस्थान की एक प्रथा है आटा साटा। राजस्थान में प्रथा है आटा साटा, यानी वहां पे अगर जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों के यहाँ शादी होनी है, तो इनके घर की लड़की उनके घर जाएगी और उनके घर की लड़की इनके घर आएगी शादी करके, ताकि उन लोगों का है कि ताकि खर्चा, शादी का जो खर्चा है वो बच सके। लेकिन बड़ी बेकार भी प्रथा है, पता लगे अगले का मना ही ना हो और शादी करा दें। तो यानी क्या मतलब है? उनके घर के लड़की इनके घरे और उनके घरे की लड़की इनके घरे, लड़की की अदला बदली, आटा साटा प्रथा राजस्थान में बड़ा प्रचलित है कुछ एरिया में। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का हो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो के उत्पाद प्राप्त हो, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। शांत रहिए बेटा, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन मैंने क्या परिभाषा बताया? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, आदान प्रदान के फलस्वरूप, आदान प्रदान के फलस्वरूप उत्पाद बनते, उत्पाद बनते, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जो उत्पाद बने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जो उत्पाद बने, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आप सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। किसके साथ? सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराइए। ये भी एक क्वेश्चन है, विलयन है। सोडियम सल्फेट विलयन का बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ अभिक्रिया कराइए। इनका आयन इनके साथ आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, इनका प्लस वाला इनके माइनस के साथ, इनके प्लस वाला इनके माइनस के साथ, इनके घर की लड़की उनके घर जाएगी और उनके घर की लड़की इनके घर जाएगी। आटा साटा प्रथा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 NaCl प्लस BaSO4, क्योंकि आयन बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं, BaSO4। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। क्या हो गया बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, एकदम कोई दिक्कत है नहीं। तो 2 NaCl जो है सॉलिड होगा और ये क्या होगा? एक्वस प्राप्त होगा। याद हो गया भैया?
तुरंत उतारिए भैया, तुरंत हम आगे हेडिंग की ओर चले। उपचयन एवं अपचयन। हो गया। अब मैं पढ़ाने वाला हूं उपचयन और अपचयन। उपचयन, उपचयन को जो है ना बेटा ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। और ये क्या है आपका अपचयन। उपचयन का मतलब होता है, थोड़ा मैं तेजी तेजी चलूंगा, ध्यान सुनिएगा, सरल है, सस्ता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। मैं शार्ट में लिख दे रहा हूं, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। बात समझ आ गई। जिसकी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो उसे हम क्या बोलेंगे, अपचय। उसका क्या मानेंगे, उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उस पदार्थ के, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ा है, बोलेंगे उस पदार्थ का उपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। और इसमें अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक भैया। अभिक्रिया में, जब अभिक्रिया में, पूरा लिख दे रहा हूं, जब अभिक्रिया में, जब अभिक्रिया में पदार्थ, या जब अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में, उसी साइड में लिख रहे हैं, जब अभिक्रिया के दौरान, वही उसी अंदाज में लिख दे रहे हैं। ठीक है। जब अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास, तो बोलेंगे कि उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। उस पदार्थ क्या हुआ है, अपचयन हुआ। बात समझ आ गई। अगर हम एक शानदार एग्जांपल देखें, तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो 2Cu + O2। ठीक है। अब इसमें इसके अपक्रिया करेंगे तो क्या बना लेगा, 2CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहां पर इस कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है ना, कॉपर में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। मतलब यहां पर कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का उपचयन हुआ है। बात समझ आ गई। किसी कोई दिक्कत, हाँ, किसी कोई दिक्कत है बेटा। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन लग गया ना, जुड़ गया, ऑक्सीजन वृद्धि हुई ना, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीकरण हुआ है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर इसको हम लोग तापन करें या ताप प्रदान करें तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ आ जाता है, कॉपर प्लस जल बना लेगा। अब यहां पर जो है ऑक्सीजन में क्या हुई है, ह्रास हुआ है। ऑक्सीजन क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। बात समझ आ गई। तुरंत लिखिए, इसके बाद हम तुरंत रेडॉक्स अपक्रिया शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। लिखिए, हो गया। चलिए, एक है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे मैं पढ़ा रहा हूं भैया, एग्जाम में बहुत आएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित हो रहा हो और दूसरा अभिकारक
अपचयित हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक पदार्थ से में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और दूसरे पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए ठोकते हैं, लिखते हैं। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, इसमें एक अभिकारक उपचयित, एक अभिकारक उपचयित, जबकि दूसरा, जबकि दूसरा अपचयित हो रहा हो, दूसरा अपचयित हो रहा हो, अपचयित हो रहा हो, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, कहलाती है। जल्दी लिखो बेटा, ठीक है। तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में वही वाला जो लास्ट में बताया तो वही वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, CuO प्लस H2। थोड़ा तेजी से खत्म करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैंने कई बार बताया। अब क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन निर्गत होगी, यानी कॉपर प्लस H2O। अब हमको बताओ लल्ला, इनमें से कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है, बताना बेटा। शहजाद बेटा बोलो, इसमें से कौन उपचयित हो रहा है? ये H2 क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। एक चीज समझ लेना, उल्टा ही होता है। उपचयित का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े। उपचयन हो रहा है, उपचयित नहीं बेटा। इसका क्या हो रहा है? उपचयन, सॉरी, उपचयन है। इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। और इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो किस क्या हो रहा है बताओ? अपचयन हो रहा है। एकदम समझ में आ गए? थोड़ा तेजी से भैया हटिए या स्क्रीनशॉट मारिए। अब इसके बाद है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। थोड़ा तेजी से लिखो बेटा, तेजी से लिखो। बस बेटा दो और हेडिंग है बस। इसमें पहला मैंने कहा दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का जो प्रभाव है, ठीक है। इसमें एक पहला हेडिंग है संक्षारण। संक्षारण, जब कोई धातु अम्ल या क्षार के संपर्क में आती है या वायु या नम के संपर्क में आती है, उस पर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जब लोहा धातु नम वायु या अम्ल या क्षार के संपर्क में आती है, उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो लाल भूरे रंग की परत जो चढ़ती है उसे हम बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग। तो ये जंग लगना ही क्या है? संक्षारण है। क्या है? संक्षारण है। बस में आ गई। तो ऐसा बोलेंगे कि जब कोई धातु किसी अम्ल तथा क्षार के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है। तो धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? संक्षारण। जब कोई धातु किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आती है, नम वायु के संपर्क में आती है, उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, तो ऐसी प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। उदाहरण के स्वरूप लोहे को अगर हम नम वातावरण में रख दें तो उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। उसे क्या चढ़ जाती है? लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं जंग लगना। और जंग लगना ही संक्षारण का उदाहरण है। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है तो काला परत चढ़ना ही संक्षारण का उदाहरण है, चांदी का। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, आप खुले वातावरण में रख दीजिए या अम्ल या क्षार के संपर्क में रखिए, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाएगी और आपके तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। तो लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ना
चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। क्या है? संक्षारण का उदाहरण। संक्षारण से बचने का उपाय यही है कि आप पेंट लगाकर, वार्निश लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर आप उसे संक्षारण से बचा सकते हैं। बस सुना के तो इसको मैं लिखा नहीं रहा हूं, आप लोग आसान है, आप लोग कर सकते हैं। अब अगला हेडिंग है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता वसायुक्त या तैलीय पदार्थ को जब नम वायु के संपर्क में आती है तो वह अपना स्वाद और गंध दोनों खो देती है। स्वाद और गंध दोनों खो देती है, जिसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। बात सुन आ गई। जब तैलीय युक्त पदार्थ या ठीक है जो मसाले युक्त पदार्थ होते हैं उसे जब हम नम वातावरण में रखते हैं तो उस पर क्या होते हैं, उसको स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यह क्या कहलाती है प्रक्रिया? विकृत गंधिता कहलाती है। थोड़ा मैं जल्दी में हूं, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर एग्जांपल देखें तो जो चिप्स वाला पैकेट नहीं होता है, चिप्स वाला पैकेट में हवा निकालकर उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है और नाइट्रोजन होती है यक्री गैस, वो चिप्स से संपर्क नहीं करती है और चिप्स की कुरकुराहट बनी रहती है। जब अगर मान लो दुकान पे जाओ और चिप्स का पैकेट में हवा नहीं है, पचका हुआ है, आप खाओगे तो उसका अजीब सा स्वाद आता है, एकदम महक भी बदल जाएगा और उसका स्वाद भी बदल जाता है, ठीक है। तो कारण होगा उसका ऑक्सीजन से क्रिया हो गई, नमी से क्रिया हो गई, उसका गंध और स्वाद क्या हो गया, बदल गया। तो जो चिप्स का पैकेट है, चिप्स का खुला पैकेट जो है वो विकृत गंधिता का उदाहरण हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। तो इसे शानदार क्लास को आप लोगों ने देखा और समापन भी हो गया पहले पार्ट का। और आज अगर आप लोगों के पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शानदार तरीके से आप लोग शेयर करिएगा और दबा के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं। ओके, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण पे। तब तक के लिए जय हिंद।